20वीं सदी मानव इतिहास का एक ऐसा दौर जिसने दुनिया को आधुनिक तकनीक, विज्ञान और उद्योग दिए, लेकिन इसी दौर ने मानवता की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक भी देखी। इस कहानी का केंद्र है एक व्यक्ति जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जो आज भी तानाशाही, युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या वह जन्म से ही ऐसा था? क्या बचपन में किसी ने सोचा होगा कि यह लड़का एक दिन दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों में गिना जाएगा? आइए इतिहास के पन्नों को जरा पलटते हैं। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। उसके पिता एलोइस हिटलर सरकारी कर्मचारी थे। वे सख्त स्वभाव के माने जाते थे। उसकी मां क्लारा हिटलर उससे बहुत प्रेम करती थी। बचपन में एडोल्फ शांत स्वभाव का था और चित्र बनाना पसंद करता था। स्कूली दिनों में उसकी रुचि कला में थी। वह चित्रकार बनना चाहता था और वियन्ना की प्रसिद्ध कला अकादमी में प्रवेश पा लेना चाहता था, लेकिन प्रवेश परीक्षा में उसका चयन नहीं हुआ। यह असफलता उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इसके बाद उसने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया और कई वर्षों तक छोटे मोटे काम करके जीवन बिताया। उस समय यूरोप की बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर जर्मन सेना में शामिल हुआ और एक संदेशवाहक सैनिक के रूप में कार्य किया। युद्ध के दौरान उसे बहादुरी के लिए सम्मान भी मिला, लेकिन 1918 में जर्मनी की हार ने देश को गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट में डाल दिया। यहीं से उसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 1918 का दौर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। यह लड़ाई भी भूख, गरीबी, बेरोजगारी और टूटे हुए आत्मविश्वास की थी। जर्मनी अब हार चुका था। लाखों सैनिक घर लौटे, लेकिन उनके लिए ना नौकरी थी और ना उम्मीद। देश आर्थिक संकट में डूब रहा था। इसी अराजक माहौल में एक ऐसा नेता उभरा जिसने लोगों से वादे किए कि वह जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाएगा। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी पर कठोर शर्तें लागू की गई। देश को भारी आर्थिक क्षति हुई। उसके उद्योग प्रभावित हुए, बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया। कई नागरिकों का लोकतांत्रिक सरकार से भरोसा कम होने लगा। 1919 में हिटलर एक छोटे राजनीतिक संगठन से जुड़ा। उसकी भाषण देने की क्षमता ने जल्द ही लोगों का ध्यान खींचा। वह बड़ी सभाओं में अब बोलने लगा और धीरे धीरे संगठन का प्रमुख चेहरा बन गया। आगे चलकर यही संगठन नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। हिटलर ने बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की। पोस्टर, भाषण और प्रचार के माध्यम से उसने लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। उसने जर्मनी के पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय गौरव की बातें की, जिससे कुछ लोगों का समर्थन मिला। हालांकि उसकी राजनीति में असहिष्णुता, भेदभाव और लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध भी शामिल था। धीरे धीरे 1933 का दौर चला आया और 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इसके बाद उसने धीरे धीरे विपक्ष की शक्ति कम करनी आरंभ कर दी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और अपने हाथ में अधिकाधिक सत्ता केंद्रित कर ली गई। यहीं से जर्मनी में तानाशाही का दौर शुरू हुआ। एक समय का असफल कलाकार अब पूरे जर्मनी का शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। सत्ता मिलने के बाद उसने ऐसे फैसले लिए जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। 1933 का दौर चल रहा था।
जर्मनी का नया चांसलर अब सिर्फ सरकार नहीं चला रहा था, बल्कि वह पूरे देश की दिशा बदलने की तैयारी कर रहा था। कुछ ही वर्षों में जर्मनी की राजनीति, मीडिया, न्याय व्यवस्था और सेना पर उसका प्रभाव बढ़ता गया। यहीं से शुरू हुआ वह दौर जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की ओर धकेल दिया। हालांकि चांसलर बनने के बाद हिटलर और उसकी सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों का प्रभाव कम करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ऐसे कदम उठाए गए जिनसे सत्ता एक ही नेतृत्व के हाथों में केंद्रित हो गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बढ़ा दिए गए और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण मजबूत किया गया। रेडियो, समाचार पत्र, पोस्टर और सार्वजनिक सभाओं का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया। सरकार ने अपने संदेश को लगातार जनता तक पहुंचाया। प्रचार का उद्देश्य लोगों का समर्थन बनाए रखना और विरोधी विचारों की पहुंच कम करना था। इतिहासकार इसे आधुनिक राजनीति प्रचार के सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक मानते हैं। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी शुरू कर दी। नई तकनीकों, हथियारों और सैनिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। उस समय कई देशों को आशंका होने लगी कि यूरोप में फिर से बड़ा संघर्ष हो सकता है। 1938 और 1939 के दौरान यूरोप का राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता गया। कई देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत हुई, लेकिन विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दुनिया एक नए युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई। 1 सितंबर 1939 का दिन था। यूरोप की सुबह सामान्य थी, लेकिन कुछ ही घंटों में इतिहास बदलने वाला था। एक ऐसा अभियान जिसने ऐसी चिंगारी जलाई जहां से पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। यही था द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी ने तेज गति से आगे बढ़ने वाली सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया, जिनमें वायुसेना और जमीनी सेना का समन्वित इस्तेमाल किया गया। पोलैंड की सेना ने प्रतिरोध तो किया, लेकिन वह जर्मन सैन्य शक्ति के सामने टिक नहीं सकी। कुछ ही सप्ताह में पोलैंड का अधिकांश हिस्सा जर्मन नियंत्रण में आ गया। पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी से अपनी सेना वापस बुलाने की मांग कर दी। जब ऐसा नहीं हुआ तो 3 सितंबर 1939 को दोनों देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब यह संघर्ष केवल 2 देशों के बीच नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। 1940 के दौरान जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाए। फ्रांस, जिसे उस समय यूरोप की प्रमुख सैन्य शक्तियों में माना जाता था, कुछ ही सप्ताह में पराजित हो गया। इस तेज सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फ्रांस के बाद अगला लक्ष्य ब्रिटेन का था। 1940 में जर्मन वायुसेना ने ब्रिटेन पर लगातार हवाई हमले किए। ब्रिटिश वायुसेना ने कड़ा विरोध किया। यह संघर्ष इतिहास में बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। यह पहली बार जर्मनी को अपने सैन्य अभियान में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 1940 के अंत तक यूरोप का बड़ा हिस्सा युद्ध की चपेट में आ चुका था, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। पूर्वी मोर्चे पर होने वाला अगला अभियान इतिहास का सबसे विशाल सैन्य अभियान बनने वाला था, और इसी मोड़ से हिटलर के उत्थान की कहानी उसके पतन की शुरुआत में बदलने लगी। 1941 का दौर शुरू हो चुका था। यूरोप का अधिकांश हिस्सा युद्ध की आग में जल रहा था, लेकिन एडोल्फ हिटलर को लगा कि उसकी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी है। उसका अगला लक्ष्य सोवियत संघ था। यह वही फैसला था जिसे इतिहासकार द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ मानते हैं। 22 जून 1941 जर्मनी ने सोवियत संघ पर विशाल सैन्य आक्रमण शुरू किया। इस अभियान को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। यह इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक था। लाखों सैनिक, हजारों टैंक और बड़ी संख्या में विमान शामिल थे। शुरुआत में जर्मन सेना ने तेजी से बढ़त बनाई और कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। जर्मन नेतृत्व को उम्मीद थी कि अभियान जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सोवियत सेना ने पीछे हटते हुए लगातार प्रतिरोध जारी रखा। जैसे जैसे जर्मन सेना आगे बढ़ी, उसकी आपूर्ति लाइन लंबी होती गई।
सर्दियों के आने के साथ मौसम बेहद कठोर हो गया। बर्फ, ठंड और रसद की समस्याओं ने जर्मन सेना की गति धीमी कर दी। 1941 के अंत तक युद्ध यूरोप से आगे बढ़कर विश्वव्यापी संघर्ष बन चुका था। दिसंबर 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अब जर्मनी, इटली और जापान का सामना कई बड़े देशों के गठबंधन से था। युद्ध का दायरा और भी व्यापक होता गया। सोवियत मोर्चे पर अपेक्षित तेज जीत नहीं मिली। युद्ध लंबा खींचने लगा और जर्मनी को लगातार अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ने लगी। यहीं से स्पष्ट होने लगा कि यह संघर्ष पहले की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन होने वाला है। 1941 अब समाप्त हो चुका था। जिस तेज जीत की उम्मीद की गई थी वह नहीं मिली। अब युद्ध एक लंबी और बेहद विनाशकारी लड़ाई में बदल चुका था। आने वाला वर्षों में ऐसे युद्ध होंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देंगे। 1942 का दौर युद्ध अपने सबसे भयानक दौर में पहुंच चुका था। यूरोप के कई शहर खंडहर बन चुके थे, लेकिन एक शहर ऐसा था जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था, और उस शहर का नाम था स्टालिनग्राद। आखिर स्टालिनग्राद क्यों महत्वपूर्ण था? स्टालिनग्राद आज का वोल्गोग्राद यानी आज वोल्गोग्राद के नाम से उसे जाना जाता है। सोवियत संघ का एक प्रमुख औद्योगिक शहर था। 1942 में जर्मन सेना ने इस शहर पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। उद्देश्य केवल एक शहर जीतना नहीं था, बल्कि दक्षिणी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच बनाना भी था। सोवियत सेना ने शहर की रक्षा का निर्णय लिया। यहीं से इतिहास की सबसे भीषण शहरी लड़ाइयों में से एक शुरू हुई। शहर की गलियों में यह युद्ध लड़ा गया। स्टालिनग्राद में लड़ाई सड़कों, इमारतों, कारखानों तक पहुंच गई। हर गली और हर इमारत पर कब्जे के लिए संघर्ष होने लगा। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह युद्ध महीनों तक चलता रहा। 1942 के अंत में सोवियत सेना ने जवाबी अभियान शुरू किया और जर्मन सेना को शहर के भीतर घेर लिया गया। निर्णायक मोड़ पर कहानी अब चलेगी। घिरे हुए सैनिकों का पर्याप्त भोजन, ईंधन और गोला बारूद नहीं पहुंच पाया। कठोर सर्दी और लगातार हमलों ने स्थिति और भी कठिन बना दी। फरवरी 1943 में जर्मन सेना ने स्टालिनग्राद में आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहासकार उस लड़ाई को द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। यहीं से जर्मनी लगातार रक्षात्मक स्थिति में अब आने लगा। होलोकास्ट एक ऐतिहासिक त्रासदी की घटना भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसी युद्धकाल के दौरान नाजी शासन ने यहूदियों और अन्य कई समुदायों के खिलाफ संगठित उत्पीड़न और सामूहिक हत्याएं की। इस त्रासदी को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। लगभग 60 लाख यहूदी तथा लाखों अन्य लोग, जिनमें रोमा, विकलांग व्यक्ति, राजनीतिक विरोधी और अन्य समुदाय के लोग शामिल थे, वे मारे गए। होलोकास्ट को मानव इतिहास के सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता है और आज भी इसे दुनिया भर में याद किया जाता है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। स्टालिनग्राद की हार के बाद हिटलर की सेना पहले जैसी नहीं रही। अब मित्र राष्ट्र कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे। युद्ध का पलड़ा बदल चुका था, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। डी डे, वह दिन जिसने हिटलर के अंत की शुरुआत कर दी। 1944 6 जून 1944 का दिन था। सुबह के लगभग 6:30 बज चुका था। इंग्लिश चैनल की लहरों पर हजारों जहाज आगे बढ़ रहे थे। उनमें सवार थे लाखों मित्र देशों के सैनिक। उनका लक्ष्य था फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर उतरना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह वह दिन था जिसने यूरोप की आजादी की दिशा बदल दी। इतिहास इसे डी डे के नाम से जानता है। 1944 तक मित्र राष्ट्र समझ चुके थे कि पश्चिमी यूरोप को मुक्त कराने के लिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता होगी। महीनों तक गुप्त योजनाएं बनाई गईं। हजारों जहाज, विमान और सैनिक तैयार किए गए। उद्देश्य था फ्रांस में उतरकर जर्मन रक्षा पंक्ति को तोड़ना, नॉर्मैंडी पर उतरना। 6 जून 1944 की सुबह मित्र देशों की सेनाएं नॉर्मैंडी के 5 समुद्री तटों पर उतर गई। जर्मन सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया। पहले दिन दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इसके बावजूद मित्र राष्ट्र तट पर अपनी स्थिति बनाने में सफल हुए।
इसके बाद लगातार और सैनिक तथा उपकरण पहुंचाए गए। पश्चिमी यूरोप की मुक्ति। अगले कुछ महीनों में मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के कई हिस्सों को मुक्त करा लिया। अगस्त 1944 में पेरिस को भी आजाद कराया गया और अब जर्मन सेना को कई मोर्चों पर पीछे हटना पड़ा था। पूर्व में सोवियत सेना ने आगे बढ़ रही थी और पश्चिम में मित्र राष्ट्र जर्मनी दो दिशाओं से अब दबाव में आ चुका था। 1944 के अंत तक यह स्पष्ट होने लगा कि युद्ध जर्मनी के पक्ष में नहीं रहा। संसाधनों की कमी, लगातार हवाई हमले और कई मोर्चों पर दबाव ने जर्मनी को कमजोर कर दिया। इसके बावजूद हिटलर ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन परिस्थितियां तेजी से उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थीं। 1945 अब दूर नहीं था। पूर्व से सोवियत सेना, पश्चिम से मित्र राष्ट्र और बीच में घिरा हुआ जर्मनी। अब अंतिम अध्याय शुरू होने वाला था। बर्लिन, जहां दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाह का शासन अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका था। बर्लिन की अंतिम लड़ाई और हिटलर का अंत 1945। अप्रैल 1945 का दौर अब शुरू हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। पूर्व से सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच चुकी थी। पश्चिम से मित्र राष्ट्र लगातार आगे बढ़ रहे थे। जिस जर्मनी ने कभी पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, अब वही चारों ओर से घिर चुका था। बर्लिन, यह वही शहर था जहां इतिहास का एक बड़ा अध्याय अब समाप्त होने वाला था। अप्रैल 1945 में सोवियत सेना ने बर्लिन पर अंतिम बड़ा हमला शुरू कर दिया। शहर में भीषण लड़ाई हुई, नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जर्मन सेना लगातार पीछे हट रही थी और राजधानी की रक्षा करना कठिन होता जा रहा था। हर दिन लगातार हालत और गंभीर होते गए और जैसे जैसे लड़ाई बर्लिन के केंद्र तक पहुंची, हिटलर अपने भूमिगत बंकर में रहने लगा। वहीं से वह अपने अधिकारियों के साथ बैठकें करता और अंतिम आदेश जारी करता था। लेकिन अब वह वास्तविक स्थिति बदल चुकी थी। कई सैन्य कमांडरों ने स्वीकार कर लिया था कि युद्ध जीतना संभव नहीं रहा। फिर भी अंतिम समय तक कुछ क्षेत्रों में लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद जर्मनी की नई सैन्य नेतृत्व ने आत्मसमर्पण की पूरी प्रक्रिया पूरा की। 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध आधिकारिक रूप से अब समाप्त हो गया। यह दिन आज भी विक्ट्री इन यूरोप डे VE डे के रूप में याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए। यूरोप और एशिया के अनेक शहर नष्ट हो गए। लाखों परिवार विस्थापित हो गए। होलोकॉस्ट सहित युद्ध काल के अत्याचारों ने पूरी दुनिया को गहरा आघात पहुंचाया। युद्ध के बाद अनेक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को मजबूत करने की दिशा में नए प्रयास किए। एडोल्फ हिटलर का शासन अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके फैसलों के परिणाम आज भी इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं। यह कहानी किसी व्यक्ति की सफलता की नहीं, बल्कि इस बात की चेतावनी देती है कि जब नफरत, भेदभाव, युद्ध और निरंकुश सत्ता को बढ़ावा मिलता है, तो उसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। इसलिए इतिहास को पढ़ना और उससे सीखना जरूरी होता है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोबारा कभी ना हो। अगर आपको यह ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री जानकारी पूर्ण लगी तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास से जुड़ी ऐसे ही तथ्यात्मक वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। दुनिया का सबसे कुख्यात तानाशाह एडोल्फ हिटलर। जब दुनिया ने युद्ध अपराधों का हिसाब मांगा तो सामने आया नूरनबर्ग ट्रायल। मई 1945 का समय था। युद्ध समाप्त हो चुका था। यूरोप के शहर खंडहरों में बदल चुके थे। करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल था। इतने बड़े युद्ध और मानवता के खिलाफ हुए अपराधों के लिए जवाबदेही कौन तय करेगा? इसी सवाल का जवाब बना नूरनबर्ग ट्रायल। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद मित्र राष्ट्रों ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किए गए। विस्थापित लोगों की सहायता दी गई और युद्ध के दौरान हुए अपराधों की जांच अब शुरू की गई। दुनिया पहली बार इतने बड़े पैमाने पर युद्ध अपराधों के लिए कानूनी मूल्यांकन की तैयारी कर रही थी। नूरनबर्ग ट्रायल की
शुरुआत 1945 में जर्मनी के शहर न्यूनबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। यहाँ नाजी शासन के कई वरिष्ठ नेताओं पर मुकदमे चलाए गए। अदालत में दस्तावेज, गवाह और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इन मुकदमों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। सुनवाई के बाद विभिन्न आरोपियों को अलग अलग सजाएं दी गई। इन मुकदमों ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्ति भी कानूनी रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। बाद के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था के विकास पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। दुनिया ने क्या सीखा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों ने शांति, सहयोग और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नए प्रयास किए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका मजबूत हुई और भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया गया। इतिहासकार तो मानते हैं कि इस दौर ने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 मई 1945 यूरोप में युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ समाप्त हो गया था? नहीं। अब शुरू हुई एक नई दुनिया की कहानी। एक ऐसी दुनिया जिसने युद्ध की राख से उठकर शांति, सहयोग और नए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दिशा में कदम बढ़ाए। जब युद्ध खत्म हुआ तब यूरोप के अनेक शहर खंडहर बन चुके थे। लाखों परिवार अपने घर खो चुके थे। रेलवे, कारखाने, पुल और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगभग ठप हो गई थीं। अब सबसे बड़ी चुनौती थी पुनर्निर्माण। 1945 में दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की, संयुक्त राष्ट्र। इसका उद्देश्य था भविष्य में बड़े युद्धों को रोकना, देशों के बीच संवाद बढ़ाना, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। हालांकि दुनिया पूरी तरह युद्ध मुक्त नहीं हुई थी, लेकिन इस संगठन ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद जर्मनी को अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा गया। आने वाले वर्षों में पश्चिम और पूर्वी जर्मनी अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत विकसित हुए। कई दशक बाद 1990 में पुनः दोनों का एकीकरण हुआ। आज का जर्मनी लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण सबक दिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा आवश्यक है। किसी भी समुदाय के प्रति घृणा और भेदभाव विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण दुनिया भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों में इस इतिहास का अध्ययन कराया जाता है। हिटलर के बारे में कुछ रहस्य, मिथक और इतिहास की सच्चाइयाँ हैं जो इस प्रकार हम वर्णन करेंगे। युद्ध खत्म हो चुका था, हिटलर का शासन अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके बारे में सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। क्या वह सचमुच मर गया था? क्या वह किसी दूसरे देश में भाग गया था? क्या उसके पास कोई गुप्त खजाना था? क्या उसकी गुप्त तकनीकें वास्तव में मौजूद थीं? आज भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे किए जाते हैं, लेकिन इतिहास क्या कहता है? आइए जानते हैं तथ्यों के आधार पर। 1945 में हिटलर की मृत्यु के बाद कई अफवाहें फैली कि वह जर्मनी से भाग गया था। कुछ लोगों ने दावा किया कि वह दक्षिण अमेरिका पहुंच गया, लेकिन दशकों तक हुए ऐतिहासिक शोध, अभिलेखों और फॉरेंसिक जांचों से ऐसे दावे की पुष्टि नहीं हुई। इतिहासकारों की व्यापक सहमति है कि उसकी मृत्यु अप्रैल 1945 में बर्लिन में हो गई। क्या कोई गुप्त खजाना था उसके पास? युद्ध के बाद नाजी शासन से जुड़े सोने, कलाकृतियों और अन्य संपत्तियों को लेकर कई कहानियां सामने आई। कुछ वस्तुएं विभिन्न देशों से बरामद हुई और उन्हें वापस लौटाने या संरक्षित करने की प्रक्रिया चली। हालांकि असीमित गुप्त खजाने जैसी लोकप्रिय कहानियों के समर्थन में विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। मिथक और वास्तविकता क्या है? इंटरनेट कई वीडियो और लेख बिना प्रमाण के दावे करते हैं, जैसे गुप्त हथियारों की बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानियां, रहस्यमय ठिकानों के दावे, काल्पनिक षड्यंत्र सिद्धांत। इतिहासकार हमेशा स्थित दस्तावेजों, प्रत्यक्ष साक्ष्यों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर निष्कर्ष देते हैं। इसलिए किसी भी सनसनीखेज दावों को स्वीकार करने से पहले उसके प्रमाण देखना जरूरी होता है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो हिटलर और नाजी शासन का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि लोकतांत्रिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, प्रचार और गलत सूचना समाज को कैसे प्रभावित कर सकती हैं,
घृणा और भेदभाव कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इतिहास की त्रासदियों को दोहराने से कैसे बचा जा सकता है। इतिहास की सबसे बड़ी सीख। पूरी कहानी का यदि निष्कर्ष देखें तो इस प्रकार होगा। एक साधारण लड़का जो कभी चित्रकार बनना चाहता था, आगे चलकर दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों में गिना गया। उसके शासनकाल में लिए गए फैसलों ने लाखों परिवारों की ज़िंदगी बदल दी और मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से कुछ को जन्म दिया। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री किसी व्यक्ति की प्रशंसा की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास को समझने और उसे सीखने की यात्रा है। पूरी कहानी एक नज़र में यदि देखें तो 1889 में उसका अर्थात एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। इनका मूल निवास स्थान ऑस्ट्रिया था। 1907 से 1908 में इन्होंने कला अकादमी में प्रवेश नहीं मिला। 1914-1918 में प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में इन्होंने सेवा दी। 1919 में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण, जिसका नाम ऑपरेशन बारबोसा दिखाया गया। 1943 में स्टालिनग्राद की हार यानी युद्ध का निर्णायक मोड़। 1944 में डी-डे के बाद मित्र राष्ट्रों की तेज बढ़त। 1945 में बर्लिन की लड़ाई, हिटलर की मृत्यु और यूरोप में युद्ध का अंत। युद्ध की मानवीय कीमत क्या होती है। द्वितीय विश्व युद्ध ने करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित किया। अनेक शहर नष्ट हुए, लाखों परिवार विस्थापित हुए और होलोकॉस्ट जैसी भयावह त्रासदियों ने पूरी मानवता को झकझोर दिया। युद्ध का सबसे बड़ा बोझ अक्सर आम नागरिकों ने उठाया। इसी कारण आज भी दुनिया भर में स्मारक, संग्रहालय और शिक्षा कार्यक्रम इस इतिहास को याद रखते हैं। दुनिया ने क्या सीखा। इस इतिहास से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। लोकतंत्र और कानून का शासन मजबूत होना चाहिए। किसी भी समुदाय के प्रति घृणा और भेदभाव समाज को गहरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वतंत्र मीडिया, शिक्षा और आलोचनात्मक सोच लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद संघर्षों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम अंतिम संदेश की चर्चा करें तो इस प्रकार हम करेंगे। इतिहास हमें केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि वह यह भी सिखाता है कि भविष्य कैसा होना चाहिए। एडोल्फ हिटलर और द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत, भेदभाव, प्रचार और निरंकुश सत्ता के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए इतिहास को पढ़ना, समझना और उससे सीखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम अतीत की गलतियों को पहचानेंगे तो भविष्य को बेहतर बना सकेंगे। अगर आपको यह 12 भागों में ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगली डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे एक और ऐतिहासिक विषय के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।